हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल थिंक सिविल में, जिसमें आज है 23 जुलाई 2024 यानी कि ट्यूसडे का दिन। और आज इसमें जो भी हिंदी में न्यूज आर्टिकल है उनकी बात करेंगे। अगर आर्टिकल की आज बात करी जाए तो सबसे ज्यादा आर्टिकल इकोनॉमिक सर्वे पे है और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले अगर इंडेक्स की बात करें तो पहला है इकोनॉमिक लाइज टू ग्रो बाय 6.5% टू 7% दिस ईयर। यानी कि ये सर्वे जो है, सर्वे क्या कहता है कि इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं ग्रो करेगी 6.5 से लेकर 7% तक इस साल में। अब देखिए ये जो 6.5 है और टू 7% कह रहा है वो किस ईयर के बेसिस पे कह रहा है वो भी देखेंगे, और कैसे जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है, किस तरीके से कोविड के टाइम पे वो डिक्रीज किया था और उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है वो चेक करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे। अगला आर्टिकल है सर्वे स्ट्रेस सिंसिंग स्किलिंग विथ लर्निंग टू बूस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट। देखिए सर्वे क्या कहता है, सर्वे कहता है कि आप पहले स्किलिंग को बढ़ाइए, यानी कि स्किलिंग को बढ़ाने के लिए स्किलिंग विथ लर्निंग टू बूस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट। अगर आप लर्निंग के साथ साथ अगर स्किल को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जॉब के लिए वो ज्यादा हेल्पफुल होगी, इस बात को कह रहे हैं और इस बात को कहीं ना कहीं आर्टिकल में हम लोग देखेंगे। अगला आर्टिकल है मेंटल हेल्थ ए की ड्राइवर ऑफ इंडिविजुअल नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से मेंटल हेल्थ जो है एक अच्छा काम करता है, एक इंडिविजुअल के लिए किस तरीके से ग्रोथ करता है, किस तरह से, यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड ही ये भी है। इंडिया हैज शिफ्टेड टू वुमेन लेड डेवलपमेंट, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट राइजिंग। क्या बताया जा रहा है, जो इंडिया में अगर देखा जाए तो वुमेन लेड डेवलपमेंट के को हमें शिफ्ट करना चाहिए, जिससे कि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो इंक्रीज करें। ये आर्टिकल को देखेंगे। अगला है मनरेगा। मनरेगा में किस तरीके से जॉब डिमांड जो है ये इंडिकेट नहीं कर रहे किस तरह की डिस्ट्रेस को, तो क्या है इसमें फंड कितना मिला है, क्या है, ये चीज को देखेंगे। अगला है स्लो प्रोग्रेस इन रेलवे सेफ्टी। किस तरीके से रेलवे सेफ्टी में प्रोग्रेस जो है वो स्लो हो रहा है और इसके वजह से किस तरीके से सिग्नल के खराब होने की वजह से दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट वगैरह किस तरह ज्यादा हो रहा है, इस चीज को देखेंगे और इकोनॉमिक सर्वे में इसको क्या कहा गया है इसके बारे में जानकारी लेंगे। और अगला आर्टिकल है प्रपोज ईयू कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स इज प्रोटेक्शनिस्ट। यानी कि जो यूरोपियन यूनियन का कार्बन बोर्ड एडजस्टमेंट टैक्स यानी कि सीबीएटी है वो किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाएगा उसके और किस तरीके से अफेक्टेड करेगा वो हम लोग इस आर्टिकल में देखेंगे, और लास्ट में हम लोग मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिकल लाइकली टू ग्रो बाय 6.5 टू 7% दिस ईयर सर्वे। क्या बताया जा रहा है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं अगर आप इस चैनल पर नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक का बटन दबाओ जरा। अगर लाइक के बटन एक दबाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और इससे हमें बूस्ट ज्यादा मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक जो है वो सर्वे ये बता रहा है कि 6.5 से 7% इस साल बढ़ने की उम्मीद है, यानी कि जो ग्रोथ होगी इस साल की वो 6.5% से 7% होगा। देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए इकोनॉमिकल सर्वे की, यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल ईयर दे रखा है और कंसिस्टेंसी ग्रोथ के बारे में बता रहा है। जैसे 2020 में किस तरीके से ग्रोथ हुआ था कि 5% से नीचे का ग्रोथ रहा था, और अगर हम बात करें वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 की तो उस चीज में कोविड का टाइम था पूरा, और उस टाइम पे जो सर्वे किया गया तो वहां पे कहीं ना कहीं 20 के टाइम पे 2019 और 20 के बीच में देखा जाए तो वो सर्वे एकदम से डिप कर गया। ठीक है, और ये जो रिस्पेक्टेड इंक्रीज हुआ है ये इंक्रीज किस वजह से हुआ है, ईयर टू ईयर इंक्रीज हुआ है। तो यानी कि अगर हम लोग फिर उसके बाद देखा जाए तो ड्रॉप हुआ था और ड्रॉप हुआ है उसके बाद थोड़ा इंक्रीजमेंट हुआ है। अगर अब की बात करें तो अब अगर इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये इंक्रीज किस वजह से हो रहा है, लास्ट ईयर की वजह से होता है। मतलब अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर अगर हमारी 100 है तो इसका मतलब है हम 7% की ग्रोथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम सिर्फ जस्ट माइनर ग्रोथ कर रहे हैं, ना कि हम पूरा ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 107% ग्रोथ कर रहे हैं, यानी कि 7% ही सिर्फ ग्रोथ की है जो लास्ट ईयर से। ठीक है, और ये किस वजह से, ये सारे सेक्टर मिला के जो ग्रोथ होती है सेक्टर वाइज, यानी कि सेक्टर में हमारे कौन कौन सी चीजें आ जाती है, आपकी सर्विस सेक्टर आ जाती है, टर्सरी फाइनेंशियली सेक्टर, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सारे सेक्टर इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं, तब जाके हमारी एक फाइनेंशियल इकोनॉमिकल सर्वे जो है बनाया जाता है और ग्रोथ के बारे में बताया जाता है। अगर यहाँ पे
वाइडन इनइक्वालिटीज की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो 10% पॉपुलेशन है वो किस तरीके से हाई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अर्न करता है, और मिडिल जो है 40%, और आपके जो नीचे है सबसे बॉटम में किस तरीके से 50% से नीचे, यानी कि ऊपर के जो मिडिल और अपर पॉपुलेशन के जो लोग हैं कहीं ना कहीं उन्होंने जो वेल्थ है यानी कि उनके बीच में जो वेल्थ है वो ज्यादा है, यानी और जो इनकम है इन दोनों को मिला दे तो कहीं ना कहीं जो सबसे नीचे तबके के जो लोग होते हैं यानी कि जिनकी इनकम जो कि लेबर वगैरह होते हैं, आपके वर्कर वगैरह होते हैं, इनकी जो इनकम है वो कहीं ना कहीं उन दोनों के ऐड करने के बाद इसके इक्वल आते हैं। अगर वही जॉब की बात करें, जॉब का ट्रेंड किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, कहीं ना कहीं इंक्रीज भी दिखेगा, डिक्रीज भी दिखेगा, और ये 2036 तक ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे में क्या बताया गया है। ये इकोनॉमिक सर्वे जो है ब्रॉडली कॉट अप किया गया है प्री कोविड ग्रोथ ट्रेंड को, यानी कि पुराने जो कोविड की ट्रेंड चल रही थी उसी ग्रोथ को कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से दिखाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये बताया जा रहा है कि 6.5% से 7% की ग्रोथ होगी इस ईयर में, विथ प्रोस्पेक्टिंग 7% प्लस ग्रोथ जो है इनकमिंग ईयर, मतलब आगे जितने भी ग्रोथ आएंगे उसमें कहीं ना कहीं 7% की ग्रोथ आने की उम्मीद है। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 बता रहा है। ये सारी कहीं ना कहीं एक अटेंशन भी दे रहा है कि यहाँ पे इनइक्वालिटीज और अनएम्प्लॉयमेंट का खर्चा भी कहीं ना कहीं, अनएम्प्लॉयमेंट और आपकी इनइक्वालिटीज भी कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर बात की जाए जो ये जो सर्वे है ये कहाँ पे किया गया, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे दोनों ने क्या किया, रेगुलेटरी पावर को इजी करने और ईज द बर्डन एंड बिजनेस को देखने के लिए ये चीज किया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए उन्होंने जो हमारे चीफ इकोनॉमिकल एडवाइजर है उन्होंने यही बताया कि भाई जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, ठीक है, वो एक्सेस प्रॉफिट में, ठीक है, स्विमिंग इन एक्सेस प्रॉफिट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनरेट प्रोडक्टिविटी, जॉब्स को यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। और आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं हायरिंग कर रही है यहाँ पे स्लो। अगर बात की जाए लास्ट 2 साल की तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, इतना जॉब उसमें नहीं आ रही अब। अगर वहीं पे चीफ इकोनॉमिकल एडवाइजर की अगर बात सुने तो इंडिया की इंडस्ट्री कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से एआई के ऑगमेंटेशन की वजह से हार्डर हुआ है, और यहाँ पे लेबर जो है वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट होते हुए नजर भी आ रहे हैं। ठीक है, अगर स्किलिंग इनिशिएटिव की बात करें, जो ऑथर है सर्वे के वो बता रहे हैं कि वही फाइनेंशियल सीतारमण जी को यानी कि पार्लियामेंट में मंडे को इस चीज को दिया गया, और उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज कम हो, इम्प्रूव करे, यंग पॉपुलेशन हेल्थ को किस तरह से सॉर्ट आउट करे, यानी कि उनकी मीडिया जो उनके टर्म्स वगैरह है उनको कम करे, किस तरह से एजुकेशन जो है एम्प्लॉयमेंट गैप को किस तरह से कम करे, कि एजुकेशन अगर ठीक से नहीं मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा, तो इस गैप को कम करने की बात की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे स्किलिंग को रीबूट करने की बात की गई है, यानी कि स्किलिंग को बढ़ाने की बात की गई है। अगर जब तक आपकी स्किल नहीं बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल चीजों में इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, और कॉर्पोरेट बेनिफिट जो कि हायर डिमांड जनरेटेड एम्प्लॉय है, इनकम ग्रोथ है, उनको कहीं ना कहीं इंक्रीज करने की बात की गई, इंक्लूसिव तरीके से काम करने की जो है यहाँ पे बात करी जा रही है। अगर बात की जाए इकोनॉमिकल सर्वे की, इकोनॉमिकल सर्वे क्यों की जाती है, इकोनॉमिकल सर्वे इसलिए की जाती है ताकि हमारे इकोनॉमी में क्या चीज ग्रोथ कर रहा है, क्या चीज डिप कर रहा है, ये सारी चीजें पता लगे। क्योंकि अगर सपोज कीजिए आपका ये घर है और इस घर में अगर मान लीजिए 5 लोग रहते हैं, 5 लोगों में अगर मान लीजिए 2 लोग इनकम करते हैं, और इनकम में कितने आप इनकम किए, कितने आपने खर्चे किए, कितने आपने सेविंग किए, ये चीज नहीं करेंगे घर में, तो एक लो लेवल पे समझिए, यानी कि माइक्रो लेवल पे समझिए। माइक्रो लेवल पे आप जब खुद घर में हिसाब लगाते हैं कि आज इतना पैसा आएगा, इतना पैसा जाएगा और इतना पैसा हम खर्च करेंगे, तो सोचिए देश के लिए क्या किया जाएगा, देश के लिए इकोनॉमिक सर्वे किया जाएगा, यानी कि पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स में क्या रिपोर्ट है, अलग अलग स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स में क्या रिपोर्ट है, पंचायत में क्या रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट को इंक्लूड करके यहाँ पे इकोनॉमिकल सर्वे जो है तैयार किया जाता है। अब पहले क्या होता था, पहले
अपर वाले ही ज्यादातर डिसीजन लेते थे। अब क्या हो गया, बॉटम अप अप्रोच चलता है, यानी कि नीचे से ऊपर तक, नीचे की क्या परेशानी है पहले उसको देखा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो इंक्लूडेड किनको किया जाता है, जो पंचायत लोग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है और सर्वे को एक स्ट्रांग पोजीशन जो है दिया जाता है। अगर वही 2017 की बात करें, 2017 में पहले रेलवे बजट और इकोनॉमिकल जो बजट है वो एक साथ आते थे, लेकिन 2017 तक के बाद जो है रेलवे बजट को अलग कर दिया गया इकोनॉमिकल बजट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। सर्वे स्ट्रेस सिंथिंग स्किलिंग विथ लर्निंग टू बूस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट। देखिए क्या बताया जा रहा है, इकोनॉमिकल सर्वे जैसे कि मंडे में रिलीज हुआ, तो इन्होंने बात की है भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से जो लर्निंग आउटकम्स को और स्किलिंग को जोड़ सकता है और हमारे जॉब में कहीं ना कहीं जॉब के जो प्रोस्पेक्टस है यंग इंडिया को कहीं ना कहीं अच्छा ग्रोथ दे सकता है। यहाँ पे इन्होंने एक और चीज भी की कि जो मार्किंग है रिलीज सर्वे ओनली 51% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट वेयर एम्प्लॉयबल, यानी कि अगर 100% है तो 51% जो है जो आपके ग्रेजुएट है वो एम्प्लॉयबल है। यानी कि अभी भी अगर आप देखो तो 50% से यानी कि 49% अभी भी अनएम्प्लॉयड है। अब सोचिए ये तो ग्रेजुएट की वालों की बात होगी। अब जो क्लास 10th पास आउट है, क्लास 12th पास आउट है, उनका क्या हाल हो, या जो लेबर क्लास है उनका क्या हाल हुआ होगा, उनका तो फिर और ज्यादा बुरा हाल हुआ होगा। अगर मान लीजिए 49% इसी में गैप आ रही है तो इनका सोचिए क्या हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं इनको भी स्किल देने की जरूरत है इनकी, इसीलिए इनको भी क्या करना पड़ेगा, इनको भी ग्रोथ करना पड़ेगा। आप सिर्फ इनको स्किल देके आप इनको ग्रोथ नहीं कर सकते। ठीक है, और देखिए स्किल देने के बाद भी क्या गारंटी है कि ग्रोथ करेंगे, ये भी एक बात बन जाती है। ठीक है, अगर सर्वे की बात की जाए, ये मीडियन एज की इंडियन वर्कफोर्स की अगर बात करें 28 है, जिसको कहीं ना कहीं स्किल की जरूरत है और बेस्ट वे से इनको देने से ये हमारी ग्रोथ करेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है वर्किंग फोर्स, इंडिया की वर्किंग वर्किंग फोर्स। वर्किंग फोर्स का मतलब क्या है, ऐसे लोग जो काम करने वाले। काम करने वाले कौन होते हैं भाई, जो 15 से लेके आपके कितने 60 ईयर तक माने जाते हैं। ठीक है, 55 तक वैसे होता है। ठीक है, 58 55, लेकिन मैं 60 मान के चलता हूँ क्योंकि इतने लोग जो है वर्किंग कर सकते हैं। अब इसको कहते हैं हम लोग वर्किंग फोर्स। और उसके बाद अगर हम बात करें 0 से लेकर 15, ये तो वर्किंग फोर्स होती नहीं है, ये तो एजुकेशन लेने के लायक होती है। ठीक है, तो इनको वर्किंग फोर्स के रूप में नहीं गिना जाता और ओल्ड एज वालों को तो बिल्कुल नहीं गिना जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गए, वर्किंग फोर्स हो गए। इकोनॉमिकल टर्म में इनको क्या कहा जाता है, वर्किंग फोर्स जो है कहा जाता है। तो इनकी जो है अगर एक एवरेज माने, मीडियन एज की माने, तो 28 लिया गया है। और जिनमें इनको स्किल, अगर इन वर्किंग फोर्स को अगर अच्छा स्किल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे इकोनॉमिकल ग्रोथ में, देखिए अगर आपके घर में सपोज कीजिए घर है, घर में आपके 2 लड़के हैं और उन 2 लड़के या लड़कियों को स्किल देंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, जॉब करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे और वहां से जॉब को जनरेट करेंगे। अगर मान लीजिए इनको स्किल ही नहीं दिया जाएगा, इनको पढ़ाई नहीं दी जाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या ये जॉब करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तो भाई घूमेंगे फिरेंगे या फिर आपके क्या नाम है लेबरगिरी करेंगे, यही करेंगे। लेकिन अगर इनको अच्छी स्किल दी जाए तो कहीं ना कहीं ये लेबरगिरी से ऊपर उठ के अपने आप को सिक्योर भी कर सकते हैं। और ये अगर खुद इनकम, अब ग्रोथ कैसे होती है, ग्रोथ होती है वही आपके इनकम और एक्सपेंडिचर से, यानी कि आपके जितने भी खर्चे हैं और आपकी जितने भी इनकम है, अगर आप पैसे ला रहे हो और पैसे दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपके ट्रांजेक्शन को दिखाता है। और जब ट्रांजेक्शन होती है तो कहीं ना कहीं ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने का मतलब है कि भाई आपके पास 5 रुपए आए और आपने 5 के 5 या 4 रुपए खर्चा किए, तो खर्च कर रहे हो तो इसका मतलब देश के काम में लगा रहे हो, किसी चीज में लगा रहे हो, कोई एसेट बना रहे हो। जैसे सपोज कीजिए आपने 5 रुपए इनकम की और 5 रुपए की 4 रुपए की आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए तो मतलब आपको भी रिटर्न मिलेगा, और प्लस जहां इन्वेस्टमेंट किए हो, मतलब जिसके सपोज कीजिए एक घर बनाने में इन्वेस्टमेंट किए हो, ठीक है, 100 रुपए है आपके पास, 80 रुपए आपने इन्वेस्ट किए घर बनाने के, तो इसका मतलब क्या है, इससे जो रेंट आएगा वो भी आपको मिलेगा, और प्लस यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा वो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, और प्लस जो लोग रह नहीं रहे, इधर उधर घूम रहे, तो उनको भी कहीं ना कहीं घर मिलेगा। तो इससे प्रॉफिट क्या होगा, दोनों को होगा, जिससे कि प्रॉफिट जब दोनों को होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, ग्रोथ हो रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है,
तो ये चीज बता रहा है। तो स्किल को कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छी तरीके से जोड़ने की जरूरत है। अगर एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर में अभी अगर हम बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कहीं ना कहीं लाया गया जिससे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सके हमारी फाउंडेशन लिटरेसी को, न्यूमेरेसी को, और कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बना सके, थर्ड स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ सके हम लोग अगले आगे फ्यूचर में। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें, ये स्किल्स अगर गलत हो जाती है कब, जब ड्रॉप आउट होते हैं या कोई अच्छी तरह से एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं करता है। सपोज कीजिए एक लड़का एडमिशन लिया लेकिन उस एडमिशन में वो स्कूल ही नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या उसको स्किल मिल पाएगी? वो जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है, क्या उसको वो पढ़ाई हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी, ना वो स्किल मिल पाएगी, जिससे कि वो क्या होगा, लॉस होगा। और अगर ड्रॉप आउट हो जाता है, छोड़ देता है स्कूल, तो कहीं ना कहीं जो सपोज कीजिए 6 क्लास में जाने के बाद बच्चा छोड़ देता है, तो क्या 6, 7 और 8 क्लास में जो पढ़ाई है क्या उसके दिमाग में कभी जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वहां पे सही नहीं होगी। तो इसको कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है, इसको कहीं ना कहीं बूस्ट करने की यहाँ पे जरूरत है। तो इससे क्या होगा, जो गैप होगा क्लास जो स्टैंडर्ड है और लर्निंग है उनके बीच में, जो ज्यादा वाइडन आ गया है, और सबसे ज्यादा तो वाइडन कोविड-19 के टाइम पे आया था, जब स्कूल्स वगैरह सारे बंद थी, और स्कूल्स वगैरह बंद होने की वजह से बच्चों के जो है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इनको कोई आइडिया ही नहीं मिल पा रहा था, खासकर गवर्नमेंट स्कूल की, क्योंकि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी अभी बूस्ट नहीं की है पूरी तरह से। ठीक है, अगर बात करें वही नेशनल सर्वे 2017 की, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो थी वो अंडरवेट थी, सिग्निफिकेंस ड्रॉप हुई है नेशनल एजुकेशन सिस्टम में, नेशनल अचीवमेंट सर्वे में 2021 में देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि कोविड-19 थी। क्लास 10th का स्कोर्स कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है, 13.4%, मैथमेटिक्स में 18.6%, साइंस में 9.1, सोशल साइंस में, इस तरीके से अलग अलग तरह के स्कोर्स जो है डिक्रीज हुए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन में, यानी कि जो पढ़ाई में हमारी खर्चा है, उसको ध्यान में रखते हुए इसके एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे 60,000 रखा गया है, जो लोअर है बजट एस्टीमेट से, यानी कि जो बजट एस्टीमेट रखा गया था उससे कहीं ना कहीं लोअर रखा गया है। अगर यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट या एजुकेशन की बात करें, यहाँ पे कम रखा गया है, और ये कहा गया है जो टोटल सेंट्रल एक्सपेंडिचर है उसको कहीं ना कहीं 2.8% जीडीपी रखने की बात की जा रही है ओवर द ईयर, पूरे साल तक। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, और किस तरीके से हम लोग अलग अलग चीजों पे काम कर सकते हैं, एकेडमिक या बोर्डेड, बैंक ऑफ क्रेडिट, इन सब चीजों सिस्टम पे काम कर सकते हैं। अपार सिस्टम जिसमें ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जो कि हम लोग का एक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है, उसको किस तरह से जनरेट कर सकते हैं स्कूल में, ताकि बच्चों को स्किल वगैरह और इंस्टीट्यूशन में मोबिलिटी वगैरह जो है बूस्ट हो सके। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है मेंटल हेल्थ अ की ड्राइवर ऑफ इंडिविजुअल नेशनल डेवलपमेंट। क्या बताया जा रहा है कि भाई एक स्टूडेंट के लिए मेंटल डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है नेशनल डेवलपमेंट में। अगर आप नेशनल डेवलपमेंट कर रहे हो तो ये चीज ध्यान में रखना होगा कि मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। अगर किसी का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, क्या वो सही तरीके से अपनी एजुकेशन को ठीक तरीके से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो क्या अपनी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसको कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो नेशनल डेवलपमेंट तो कहाँ से ग्रोथ होगी? तो पहली टाइम तो ये रखा गया, और ये पहली बार हुआ है जिसमें एक्सटेंसिव हाईलाइट किया गया है, और इसके पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन और सिग्निफिकेंस तरीके से रिकमेंडेड किया गया है। सर्वे में मेंशन किया गया है कि जो इकोनॉमिकल लेवल है, एक एग्रीगेटेड इकोनॉमिकल लेवल और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर आर एसोसिएटेड सिग्निफिकेंटली प्रोडक्टिव लॉस ड्यू टू एब्सेंटीज। यानी कि अगर ये चीज एब्सेंट होता है तो कहीं ना कहीं इस चीज में प्रोडक्टिविटी जो लॉस है वो हमें देखने को मिलेगा, और प्रोडक्टिविटी कम होते हुए डिसेबिलिटी की वजह से इंक्रीज द हेल्थ केयर कॉस्ट। अगर प्रोडक्टिविटी कम होगा तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा कहीं ना कहीं तो लगेगा, और वो पैसा कहाँ लगेगा? आपके डिसेबिलिटी से, या फिर आपके हेल्थ केयर जो कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं इनके वजह से बढ़ता है। ये देखा गया है, ये जो एविडेंस पाया गया है, जो पुवर्टी कहीं ना कहीं एग्जैगरेटेड है कि रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ से ड्यू टू स्ट्रेसिंग लिविंग कंडीशन, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अपवर्ड मोबिलिटी। देखिए जो पुअर है वो भी कहीं ना कहीं इससे कोई बचा हुआ नहीं है। पुअर लोग तो सबसे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उनके पास मेंटल स्ट्रेस के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है,
स्ट्रेस के उनके पास भी बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। ऐसी बात नहीं, किस तरीके से वो ग्रोथ करेंगे, किस तरीके से पुबर्टी से बाहर आएंगे, किस तरीके से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी, किस तरह से रहेंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कहीं ना कहीं उनके साथ ऐड होता रहता है आगे तक। ठीक है। और यहाँ पे सर्वे ने यहाँ स्टेट किया है कि नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे की बात करें 2015-16 की, तो 10.6% जो अडल्ट है इंडिया में वो कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। किससे? मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। जबकि ट्रीटमेंट जो गैप है, देखिए ध्यान रखिए ये चीज इंपॉर्टेंट, आप किसी आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 में बताया गया 10.6% जो है अडल्ट जो है इंडिया में मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं। वही ट्रीटमेंट गैप की बात करें, इनकी जो रेंज है वो 70 से 92% रखा गया डिफरेंट ऑर्डर में। अगर इसके बाद भी देखा जाए तो मेंटल मॉर्बिडिटी जो है वो हायर है कहाँ पे? आपके अर्बन के मेट्रोपॉलिटन रीजन में और रूरल एरिया में, और अर्बन नॉन मेट्रो एरिया में 4.3% है। ठीक है, अलग अलग डाटा दे रखा है। वहीं पे स्टडी की बात करें तो मेंटल हेल्थ और वेलबींग की बात करें स्कूल स्टूडेंट की, तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक सर्वे किया था और अपने सर्वे में यह हाईलाइट किया था जो प्रिवलेंस है वो इंक्रीज कर रहा है पुअर मेंटल हेल्थ की वजह से। किन में? एडोलेसेंस, एग्जैगरेटेड बाय कोविड 19 पैंडेमिक के बाद भी। ठीक है। अगर इस स्टडी की बात करें तो 11% स्टूडेंट कहीं ना कहीं रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो इन्हें चिंता से चिंताजनक चीजें फील कर रहे हैं, और 14% जो है वो इमोशंस, और 43% मूड स्विंग की वजह से ज्यादा परेशान है। ठीक है, एनसीईआरटी के सर्वे के हिसाब से। और मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को भी देखता है कि पूरे वेलबींग में, यानी कि पूरे ठीक है या नहीं है। ठीक है। जो सर्वे है वो कहने की रिकमेंडेड करती है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए हेल्थ केयर प्रोग्राम का, जिससे कि जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूवमेंट हो सके, हेल्थ केयर सिस्टम इंक्रीज हो सके, और जो गैप है उसको एड्रेस किया जाए, और एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज किया जाए, जिससे कि उनकी इफेक्टिवनेस जो है ज्यादा बढ़ सके। अगर हमें इसके की इनिशिएटिव और पॉलिसीज की बात करें गवर्नमेंट की, तो कहीं ना कहीं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है या नेशनल टेलीमेडिसिन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है उनको इंक्रीज करना चाहिए मेंटल हेल्थ पर्सनल के लिए। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो अडोलेसेंस फ्रेंडली बनाया गया उनको इंक्रीज करना चाहिए। एजुकेशनल प्रोग्राम को इंक्रीज करनी चाहिए। हेल्थ क्लिनिक को कहीं ना कहीं हमें इनिशिएटिव तरीके से इंक्रीज करनी चाहिए। तो यहाँ पे इन सब चीजों की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए यहाँ पे कोट आता है, वी टू रियलाइज दैट व्हेन ह्यूमन वैल्यू आर सबऑर्डिनेट टू ब्लाइंड इकोनॉमिकल फोर्स। ह्यूमन वैल्यू जो है सबऑर्डिनेटेड हो जाता है, पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं इकोनॉमिकल फोर्स से, तब ह्यूमन बींग किस में हो जाते हैं? ह्यूमन कार्प में। यानी कि अगर हम पैसे 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 के पीछे भागे रहेंगे, इकोनॉमिकल फोर्स की पूरी इकोनॉमिक ह्यूमन वैल्यू को कहीं ना कहीं सब ऑर्डिनेट कर देंगे इकोनॉमिकल फोर्स से, यानी कि पैसे के पीछे भागते हुए ह्यूमन वैल्यू को अगर पीछे कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग जो हो जाएगा वो पूरी तरह से स्कार्प हो जाएगा। आप ये नॉर्मली एग्जाम्पल भी देख सकते हो। कोई इंसान अगर पैसे के पीछे ज्यादा भाग रहा है तो कहीं ना कहीं अपने घर वालों तक को भी भूल जाता है। तो वो क्या करता है? अपनी ह्यूमन वैल्यू को भूल जा रहा है। जब वो अपनी ह्यूमन वैल्यू को भूल जा रहा है तो वो ह्यूमन जो स्कार्प में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये कोट कौन कह रहे हैं? मार्टिन लूथर जूनियर किंग। ठीक है, आप इसको एथिक्स के पेपर में इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज शिफ्टेड टू वुमेन लेड डेवलपमेंट, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। क्या बताया जा रहा है? इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे वुमेन डेवलपमेंट को इंक्रीज करने की बात की जा रही है, जिसमें फीमेल लेबर फोर्स को पार्टिसिपेशन को यहाँ राइज करना है। अगर आप वुमेन लेड डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर रूरल की बात की जाए, देखिए ग्राफ इस तरह से उठ रहा है, और अर्बन की बात की जाए, यानी कि अर्बन में अभी भी देखने की बात है। यहाँ पे 208% इंक्रीजमेंट बजटरी अलोकेशन में किया गया है फॉर स्कीम फॉर वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट वुमेन, यानी कि वुमेन की नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए और उनके वेलफेयर स्कीम में काम करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पैसा है वो 218.8% को इंक्रीज किया गया है। ठीक है, जिससे कि जो इंडिया में वुमेन है फेस कर रही है मदरहुड पेनल्टी, यानी कि जब माँ बन जाती है
तो उनमें क्या हो जाती है, बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है, घर की जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी, तो उसके वजह से वो जॉब परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से नहीं कर पाती, जिसके कारण से फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि अपने बच्चे के देखभाल के लिए जो शेयर है, जो जेंडर बजट एलोकेशन है, उसमें टोटल यूनियन बजट को 6.5% जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंक्रीज करने की जो है बात की गई है, जो हाईएस्ट होगा अभी तक के सबसे जेंडर बजट स्कीम में, अगर फाइनेंशियल ईयर 2006 की बात करें। और साथ में ये कहा गया है कि भाई जो हमारी ये सोच, ये क्या दिखाते हैं, ये दर्शाते हैं कि इंडिया कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है वुमेन डेवलपमेंट में, जिससे कि वुमेन लेड डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट कमिटमेंट जो, अब देखिए मैंने आपको एक आर्टिकल में ये भी बताया था, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, जिसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है। अगर वुमेन की पार्टिसिपेशन डिक्रीज होगी तो जेंडर डिस्पैरिटी होगी, और यहाँ पे अगर हमें जेंडर डिस्पैरिटी को कहीं ना कहीं सुधारना है तो वुमेन यानी कि फीमेल को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना ही पड़ेगा, यानी कि वुमेन लेड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी डेवलपमेंट हो सके। यहाँ पे अंडरस्कोर किया जा रहा है कि गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है टुवर्ड इंश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वुमेन को अलग अलग फील्ड में कराना, ये नहीं कि एक ही फील्ड में कराना, टीचर की जॉब में कराना या फिर कोई व्हाइट कॉलर जॉब यानी कि मेडिकल में कराना, ये नहीं भाई, आप अलग अलग एरिया में करा सकते हो। जैसे इंजीनियरिंग में भी करा सकते हो, आजकल पार्टिसिपेशन हो रहा है। ठीक है, सर्वे ये कहता है कि यहाँ पे स्कीम में स्किलिंग को कहीं ना कहीं इंक्रीज करने की जरूरत है, और अलग अलग लेवल पे इंक्रीज करने की जरूरत है, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग फील्ड में कहीं ना कहीं इंक्रीज करने की जरूरत है। जो नंबर है वुमेन ट्रेंड अंडर प्रधानमंत्री कौशल योजना में, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है 42.7% फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में टू 52.3% फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। अगर बात किया जाए जन शिक्षण संस्थान की स्कीम की, तो वुमेन का यहाँ पार्टिसिपेशन 82% रहा है टोटल बेनिफिशियरी में, और इंस्टीट्यूट सच है जैसे आईटीआईज और नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी वुमेन का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन 9.8 और 13.3% इंक्रीज हुआ है। अगर रूरल की बात करें, रूरल में कहीं ना कहीं ट्रेंड देखने को मिला है, जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखा जाए तो 37% जो है इंक्रीज हुआ है, और 2022-23 में 23.3% जो है 2017 और 18 में देखने को मिला है। वहीं पे प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात की जाए, इसने कहीं ना कहीं फैसिलिटेट किया है, जिसमें 52.3 करोड़ बैंक अकाउंट को खोले हैं, जिसमें 55.6% अकाउंट होल्डर जो है सिर्फ वुमेन है, ये मई 2024 में बताया गया है। ठीक है, तो ये सारी डाटा को कहीं ना कहीं चीज ये बता रहे हैं किस तरीके से जो हमारी फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है मनरेगा जॉब डिमांड नो इंडिकेटर ऑफ डिस्ट्रेस। देखिए यहाँ मनरेगा जो मनरेगा है, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, वो कहीं ना कहीं जॉब में डिमांड की तो बात कर रहा है, लेकिन यहाँ कोई इंडिकेटर जो है डिस्ट्रेस इंडिकेटर नहीं दिख रहे। देखिए कैसे, अब बात की जाए महात्मा गांधी स्कीम की, तो ये 2005 में लाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, यहाँ पे कोई रियल इंडिकेटर हमें नहीं दिख रहा है रूरल डिस्ट्रेस का। ठीक है, और यहाँ पे मार्क किया जा रहा है इनके परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम पूरे स्टेट्स में। उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे इकोनॉमिकल एडवाइजर है, उन्होंने कहा कि हमने स्टडी अभी तक तो करवाया नहीं है, जिससे कि हमें एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन जो है पूरी तरह से मिल सके। क्यों? अगर तमिलनाडु की बात करें, वहां पे कहीं ना कहीं लेस देन 1% पीपल जो है वो पुअर है, और वहीं पे नियरली 15% ऑफ मनरेगा फंड जो है वो यहीं पे ही रिलीज हुआ है। ठीक है, जबकि पुअर इतने हैं, जबकि रिलीज इतना हुआ है, और मनरेगा फंड कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ईयर वहीं 2023-24 की बात की जाए, 23-24 की बात की जाए, वहीं अगर केरल में देखा जाए तो 0.1% पुअर पॉपुलेशन है, और वहां पे भी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 4% जो है टोटल फंड का अलोकेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अलावा अगर बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इन सब एरिया में देखें, उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे फंड का अलोकेशन किस तरह से हुआ है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डाटा की जरूरत है। अगर एक ठीक तरीके से हमें डाटा प्रोवाइड नहीं होगी तो हम अलोकेशन किस तरीके से हो रहा है, क्या वर्किंग हो रहा है, इसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है। अगर एक साथ अगर देखा जाए, दे जनरेट करते हैं दोनों कहीं ना कहीं तमिलनाडु और केरल 51 करोड़ पर्सन डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
अगर वहीं पे उत्तर प्रदेश और बिहार की बात की जाए जो कि 45% है पॉपुलेशन पुअर है और 17% है, तो ओनली 17% ऑफ मनरेगा फंड एंड जनरेटेड 53 करोड़ परसेंट डे, यानी कि 53 करोड़ की जो है वर्किंग जो है करवा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई सही इंडिकेटर नहीं मिलने की वजह से यहाँ प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी बहुत, तो इसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की बात की गई है। और यहाँ के लिए अगर बात की जाए फंड एलोकेशन की, तो 90,000 रुपीज जो है अभी एलोकेशन जो है रिलीज किया गया फाइनेंशियल ईयर 2024 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला आर्टिकल है स्लो प्रोग्रेस इन रेलवे सेफ्टी इकोनॉमिकल सर्वे। कवच सिस्टम, कवच सिस्टम क्या है? ये कवच सिस्टम जो है आपके ट्रेन में लगाए जाने वाला ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसको कवच कहा गया है। ये क्या करता है, जो एक्सीडेंट वगैरह है वो होने से रोकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से लागू नहीं होने की वजह से आज एक्सीडेंट जो है हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप 1 साल से देख रहे हैं, काफी ज्यादा एक्सीडेंट जो है रेलवे में बढ़ चुकी है। वहीं अगर कवच के डिप्लॉयमेंट की बात की जाए, सिर्फ 1465 रूट किलोमीटर जो कि सदर्न सेंट्रल रेलवे है वहीं किया गया है। सेंट्रल रेलवे की सर्वे कहती है 1465 रूट किलोमीटर तक ही किया गया है, और ये जस्ट कितना है, 2.14 है टोटल रेलवे नेटवर्क की, यानी कि नेटवर्क ऑफ 68,426 रूट किलोमीटर की। ठीक है, अगर बात की जाए यानी कि 68,000 किलोमीटर में, यानी लगभग मान लीजिए 70,000 किलोमीटर, 70,000 किलोमीटर में सिर्फ 1,500 किलोमीटर ही जो है आपके कवच सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है। और इतने स्टेशन 7,349 स्टेशन है। बात की जाए 17 ऑपरेशनल जो रेलवे जोन है इंडिया में, कितने हैं ध्यान रखना, 17। रेलवे के लिए वन लाइनर के लिए क्वेश्चन बन सकता है। 8 हैव बीन बिकम फ्री फ्रॉम मैकेनिकल सिग्नल, 8 जो है मैकेनिकल सिग्नल से फ्री है, सर्वे ये कहती है। सर्वे ये स्टेट करती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो आप इन्वेस्टमेंट किसी नई चीज को बनाने में करते हैं जो कि आपको अगले बार में इनकम देगा। जैसे आप घर बनाते हो तो घर क्या करता है, आपको रिटर्न में किराए पे लगा के अगर लगा देते हो तो पैसा देता है, तो वहां पे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या फिर ब्रिज बनाते हो, ब्रिज किसके लिए बनाते हो, लोगों के लिए बनाते हो, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? ब्रिज से फायदा क्या होगा, ब्रिज से फायदा ये होगा कि भाई ऑटोमेटिकली लोगों को आसानी होगी जाने आने में, लोगों का टाइम बचेगा और पैसा बचेगा, जिसके कारण से क्या होगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ ज्यादा होगी। तो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है रेलवे में कहीं ना कहीं 77% बढ़ा है पास्ट 5 ईयर में। देखा जाए 2.6 लाख करोड़ जो है 2023-24 में देखा जाए सिग्निफिकेंटली इन्वेस्टमेंट हुआ है, किसमें, नई लाइन को कंस्ट्रक्शन करने में, गेट कन्वर्जन में और लाइन को डबलिंग करने में कहीं ना कहीं हुआ है। अगर 2023 और 22-23 की बात करें, 2,981 यानी कि 2,981 रेलवे स्टेशन को कहीं ना कहीं स्विच किया गया है मैकेनिकल सिग्नल से इलेक्ट्रॉनिकल इंटरलॉकिंग सिस्टम से। ठीक है, जहां पे अगर बात की जाए 40% ऑफ इंडिया जो है 7,325 रेलवे स्टेशन को कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके अंडर में लाया गया है। सर्वे कहीं ना कहीं पॉइंट करता है कि 2023-24 में 443 एडिशनल स्टेशन को बनाया गया है, स्विच किया गया है, जिसमें 46% स्टेशन जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, जैसे दो लाइंस को जोड़ना है तो इंटरलॉक करना है यहाँ से। ठीक है, तो इंटरलॉकिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा इसको इंटरलॉक किया जाता है। जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 12 साल पहले, जब मार्च 31 2024 में ये पाया गया जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है प्रोवाइड की गई 3,424 स्टेशन में। अभी भी अगर सिग्नल्स की बात की जाए, इंटरवेंशन होती है, ऑटोमेटिक ब्लॉकिंग सिग्नल कहीं ना कहीं ये भी लगाने की जरूरत है। तो इन सबको कंट्रोल, जिससे कि ट्रेन की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया जा सकता है और ब्लॉकिंग किया जाता है, ब्लॉक्स यूजिंग ऑटोमेटिक सिग्नल्स, जो कि ट्रेन को ऑपरेट करेगा सही डायरेक्शन में सेफली तरीके से, कॉलिजन होने से बचाएगा। तो ये सर्वे कहीं ना कहीं ये बताती है कि लो कॉस्ट सिग्नलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड 582 रूट्स किलोमीटर ड्यूरिंग 2023-24 में। तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं स्लो प्रोग्रेस हो रहा है, इस चीज को बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्रीज करनी पड़ेगी आपको रेलवे की सेफ्टी में। चलिए, तो मैप की बात करते हैं। मैप में आज बात करेंगे नेशनल पार्क ऑफ जम्मू कश्मीर। यहाँ पे देखिए, यह है जम्मू कश्मीर का पूरा एरिया, यह है सलीम अली नेशनल पार्क या सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है,
डेचिगम नेशनल पार्क देख सकते हैं, डेचिगम नेशनल पार्क, ये पीर पंजाल का रेंज है, ये जो रेंज है पीर पंजाल का। इसके बाद है आपका क्या, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। उसके ऊपर आप देख सकते हैं ग्रेट हिमालय, ये ऊपर जस्कर रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, ठीक है। और ये है हेमिस नेशनल पार्क। तो यानी कि ये चारों नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, दाचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और आपका हेमिस नेशनल पार्क। और खासकर हेमिस नेशनल पार्क के ऊपर तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और कल मैंने एक मैप करवाया था आपका ताइवान के ऊपर, तो आपको उसको उसके जो सीज वगैरह है वो आपको कमेंट सेक्शन में मार्क करने हैं, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल है प्रपोज यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स इज प्रोटेक्शनिज्म। क्या बताया जा रहा है, सेंटर यहाँ पे प्रोटेस्ट जता रहा है, कंसर्न जता रहा है प्रोटेक्शनिज्म के लिए। क्या बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे में ये देखा गया जो आगे आने वाली कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स है वो कहीं ना कहीं जो यूरोपियन यूनियन लगाया है कहीं ना कहीं स्पिरिट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट के अगेंस्ट जा रहा है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है जो टैरिफ है वो अप्लाई करता है एनर्जी इंटेंसिव गुड्स में, यानी कि कोयला अगर आपके यूरोपियन यूनियन में एंटर करता है तो कहीं ना कहीं आपको कार्बन एडजस्ट बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स जो है देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो आप एंट्री नहीं करा सकते, जिसके कारण से कॉल का जो आपका मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं कंसर्न की बात है। ये इंश्योर किया जा रहा है जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल के द्वारा फॉसिल फ्यूल कंज्यूमिंग इनर्बस फॉसिल फ्यूल आर नॉट एट competition disadvantage from similar good produce in developing country। इस तरह की कोई सिमिलर गुड्स प्रोड्यूसिंग डेवलपिंग कंट्री तो है नहीं, तो हुज इंडस्ट्री हैव मोर परमिसिबल फॉसिल फ्यूल एमिशन नॉर्म्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे मानना पड़ेगा। इंडिया केवल अकेला ही नहीं है जो इस डील को है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है या फिर एनर्जी ट्रांजिशन है, डील को प्रोटेक्टिंग की तरफ जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में। यूरोपियन अगर आपने देखा जाए तो इस कोर्स में इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स को, और यहीं पे यूनाइटेड किंगडम और यूएसए भी कहीं ना कहीं डिफरेंट स्टेज को इम्पोजिंग करने में लगे पड़े हैं जिससे कि वो कार्बन को एमिशन को कम कर सके, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है ये जनवरी 2026 में अप्लाई कर दी जाएगी, जिसमें इंडिया टॉप 8 कंट्रीज में आता है जो कि एडवर्सली इफेक्ट होंगे किससे, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से, ठीक है। अगर ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव रिपोर्ट की बात करें तो अगर इन 2022 में 27% इंडिया का जो एक्सपोर्ट है आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट है वो जो वर्थ है कितनी है, $8.2 बिलियन है जो यूरोप में जाता है। और इतना अगर जाता है तो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही आर्टिकल है। आई होप कि आपको आर्टिकल जो है अच्छा लगा होगा। आर्टिकल अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।